इस वीडियो में हम लोग सल्फोनेशन डिस्कस करेंगे। देन हम लोग आपको बताएंगे कि वाई कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर उसके बाद तीसरे स्टेप में हम लोग आपको बताएंगे काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सल्फोनेशन की। सल्फोनेशन थोड़ा सा डिफरेंट है नाइट्रेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट, एल्काइलेशन, असाइलेशन से, बिकॉज सल्फोनेशन के अंदर दोनों स्टेप रिवर्सिबल होते हैं। रिटेंशन ऑफ एरोमेटिसिटी जो सेकंड स्टेप, यूजुअली जो फर्स्ट स्टेप हुआ करता था, वो भी यहाँ पर काइंड ऑफ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का ही काम करेगा। मेन स्टेप एक्चुअली पहले वाला ही रहता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो वो जो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है वो एक्चुअली स्लो स्टेप है, लेकिन जो आपका एरोमेटिसिटी का रिटेंशन है ना, वो भी कंपैरेबल रेट से ही होता है। तो यहाँ पर सेकंड स्टेप भी आपका रिवर्सिबल ही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सल्फोनेशन की प्रोसेस में सबसे पहले हम लोग लेंगे क्या, फॉर सल्फोनेशन हम लोग यूजुअली कंसंट्रेटेड H2SO4 या ओलियम यूज करते हैं। ओलियम इज अ मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड SO3। आप ओलियम को छोड़ दीजिए ना, तो उससे फ्री SO3 निकलता रहता है कंटिन्यूअसली। ओलियम का एक्चुअल फॉर्मूला है H2S2O7, उसका स्ट्रक्चर भी आपने बनाया होगा। लेकिन ओलियम क्या होता है, रेडिली फ्री SO3 छोड़ता रहता है। तो जो SO3 है ना, वो SO3 आपका रिएक्ट कर सकता है, या दूसरा वे क्या है कि सिंपली कंसंट्रेटेड H2SO4 को यूज किया जाए। और कैसे रिएक्शन होगी मैं आपको दिखाता हूं। तो शुरुआत में मेरे पास दो H2SO4 के मॉलिक्यूल हैं। यहां पर कोई एसिड नहीं है, कोई बेस नहीं है। तो एक मॉलिक्यूल एसिड का काम करेगा, जबकि दूसरा मॉलिक्यूल बेस का काम करेगा। ये दो मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास। यहां पर बेस क्या होगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर, और एसिड क्या होता है, प्रोटॉन डोनर। तो एसिड यहां पर कौन सा है, ये वाला मॉलिक्यूल आपका एसिड है, जबकि ये वाला मॉलिक्यूल आपका बेस का काम कर रहा है। यहां पर ये मॉलिक्यूल बेस का काम किस लिए कर रहा है, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन का लोन पेयर इस मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन पे अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से इसका ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा और ये HSO4- की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। आपके पास बनेगा क्या, आपके पास एक ऐसा मॉलिक्यूल बनेगा। ये जो मॉलिक्यूल आप देख पा रहे हैं, इस मॉलिक्यूल के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक OH2 ग्रुप है, और आपको पता है OH2 ग्रुप इज अ एक्सट्रीमली गुड लिविंग ग्रुप। तो अगर अच्छा लिविंग ग्रुप है तो फटाक से निकल जाएगा, और अगर निकल जाएगा तो निकलने का वे क्या होगा, सबसे पहले इस ऑक्सीजन के लोन पेयर सल्फर की तरफ अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा और एक पाई बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। जैसे ही वो पाई बॉन्ड बनेगा तो यहां पर सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये H2O की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। रिजल्टेंट मॉलिक्यूल कुछ ऐसा दिखाई देगा, HSO3 पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल का काम तो करेगा ना। तो हमने एक इलेक्ट्रोफाइल बना लिया। अब इस इलेक्ट्रोफाइल का यूज करके देखते हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल यूज कैसे होगा। यहां पर मैंने HSO4+ ले लिया। बेंजीन का इलेक्ट्रॉन पेयर सल्फर पे अटैक करेगा वापस से, और जब बेंजीन का इलेक्ट्रॉन पेयर सल्फर पे वापस से अटैक करेगा तो सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, वो वाला ऑक्सीजन जिस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, उसका बॉन्ड वापस से ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि इस बॉन्ड का ओपनिंग हो गया है, और वो ओपनिंग होने की वजह से आपके पास ये इंटरमीडिएट ऑब्टेन होगा। ये इंटरमीडिएट जो ऑब्टेन हुआ है, इसमें एरोमेटिसिटी चली गई है, क्योंकि बीच में एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड आ गया है। और जैसे ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ जाएगा, हम लोग क्या बोलेंगे, एरोमेटिसिटी नहीं रहा, एरोमेटिसिटी खत्म हो गया। और अगर एरोमेटिसिटी खत्म हो गया तो मॉलिक्यूल किसी भी वे में एरोमेटिसिटी को वापस से रिटेन करने की कोशिश करेगा। एरोमेटिसिटी रिटेन करने के दो वे हो सकते हैं, या तो ये इलेक्ट्रोफाइल वापस से टूट जाए, या इलेक्ट्रोफाइल के साथ लगा हुआ हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स नीचे दे और एक डबल बॉन्ड बना दे, जैसा कि आप इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में अब तक देखते आ रहे हैं। जितनी रिएक्शंस हम लोगों ने अब तक के लेक्चर्स में कराई हैं, हर एक में हम लोग यही करते आ रहे हैं कि लास्ट स्टेप में हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है और बाहर निकल जाता है। तो आपको उस स्टेप में क्या होता है, एरोमेटिसिटी रिटेन हो जाती है। इसमें दो स्टेप हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रोफाइल वापस से टूट जाए, क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, इसमें दोनों ही स्टेप रिवर्सिबल हैं। यहां पर कार्बन और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहां पर कार्बन सल्फर बॉन्ड बना है जो कि 2p-3p ओवरलैपिंग है। सल्फर थर्ड पीरियड में लाई करता है, तो 2p-3p ओवरलैपिंग होगी, जो कि उतनी अच्छी इफेक्टिव नहीं होगी। तो इस वजह से ये स्टेप रिवर्सिबल स्टेप होगा। आपका हाइड्रोजन भी निकल सकता था या HSO3+ भी निकल सकता था, लेकिन अगर हाइड्रोजन निकलता है तो फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा, और इस प्रोडक्ट को लाने के लिए आपको NaCl डालना पड़ेगा।
ये वन ऑफ द फ्यू रिएक्शंस में है जिसमें NaCl एज रिएजेंट यूज होता है। NaCl यूजुअली रिएजेंट का काम नहीं करता है, लेकिन यहां पर करता है। यहां पर क्या काम करेगा, क्योंकि जो आपके पास सल्फोनिक एसिड ग्रुप होता है वो HCl से ज्यादा अच्छा एसिड है, तो क्या करेगा, HCl मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और आपके पास सल्फोनिक एसिड का एक सोल्ट बन जाएगा जिसको हम लोग क्रिस्टलाइज करके रिएक्शन से बाहर निकाल सकते हैं। तो यहां पर सल्फोनिक एसिड का सोल्ट बनाने के लिए और फाइनल प्रोडक्ट लाने के लिए हम लोग NaCl का यूज करते हैं। सोडियम क्लोराइड इस रिएक्शन में रिएजेंट का काम करता है। अब हम लोग एक बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बच्चों को बड़ी दिक्कत करता है, वो समझने की कोशिश करते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। तो ये आपका क्वांटम मैकेनिक्स से निकल के आता है। हम लोग दो एटम्स के बीच में बॉन्ड को एक स्प्रिंग की तरह अज्यूम कर सकते हैं और सिस्टम का एक रिड्यूस मास कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा म्यू इज इक्वल टू m1 m2 बाय m1 प्लस m2, ये रिड्यूस मास होता है। और जो जीरो पॉइंट एनर्जी होती है, जीरो पॉइंट एनर्जी मतलब मॉलिक्यूल का जो लोएस्ट एनर्जी होता है, एक जीरो पॉइंट एनर्जी टर्म आता है, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आता है। अगर आप थोड़ा डीप सर्च करेंगे तो आप पता चलेगा। जीरो पॉइंट एनर्जी जो होता है, वो जो जीरो पॉइंट एनर्जी है वो कार्बन ड्यूटेरियम का कार्बन हाइड्रोजन से कम होता है, क्योंकि जो म्यू की वैल्यू होती है वो जीरो पॉइंट एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रेशियो है ना, उसकी वजह से जीरो पॉइंट एनर्जी जो होती है कार्बन ड्यूटेरियम की वो कम होती है। मतलब क्या होगा, एक फिक्स टेम्परेचर पे कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड ज्यादा लो एनर्जी पे होगा एज कंपेयर टू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब वो ज्यादा स्टेबल बॉन्ड है, मतलब वो बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। उसको तोड़ना कार्बन हाइड्रोजन के कंपैरिजन में डिफिकल्ट होगा। अब चलिए रिएक्शन काइनेटिक्स को देखते हैं। चलिए अब सेकंड रिएक्शन की बात करते हैं। सेकंड रिएक्शन में क्या होगा, आपके पास मैंने एक बार C6D6 लिया है, एक बार C6H6 लिया है। C6D6 को रेड लाइन से इंडिकेट किया है, C6H6 को ब्लैक लाइन से ही इंडिकेट किया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि दोनों पिक्स नियरली सिमिलर एनर्जी पे लाई करेंगी। रीजन क्या होता है, दोनों स्टेप रिवर्सिबल हैं। आपका जो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का स्टेप था और सेकंड स्टेप रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों ही स्टेप रिवर्सिबल हैं। और अगर दोनों स्टेप रिवर्सिबल हैं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि दोनों स्टेप रेट ऑफ द रिएक्शन में कंट्रीब्यूट करेंगे? और अगर रेट ऑफ द रिएक्शन में कंट्रीब्यूट करेंगे तो पीक्स ये नियरली सिमिलर दिखानी पड़ेंगी। लेकिन अगर मैं C6D6 ले लूं तो आपको पता है कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड इज मच स्ट्रॉन्गर देन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इस बार रिमूवल ऑफ ड्यूटेरियम विल बिकम डिफिकल्ट। तो इस वजह से सेकंड स्टेप के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो काफी हाई चला जाएगा और सेकंड स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा। ये जो सेकंड स्टेप में आप पीक देख पा रहे होंगे ना, ये ऊंची चली गई है इसी वजह से, क्योंकि कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। इस स्टेप में आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड को तोड़ने के लिए। अगर हम लोग हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम केस में रेट को कंपेयर करने की कोशिश करें तो मैं बोल सकता हूं कि हाइड्रोजन के केस में 6 to 7 टाइम्स ड्यूटेरियम से फास्ट रिएक्शन होगी। इस वजह से रिएक्शन का रेट 6 to 7 टाइम्स फास्ट होगा इन केस ऑफ हाइड्रोजन एज कंपेयर टू ड्यूटेरियम। आई थिंक हमें अब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन को एंड कर देना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग हाइड्रोकार्बन शुरू करेंगे। Please like, share and subscribe my channel and press the bell icon so that you can get notifications about all our new videos. Thank you.